दोस्तों, पल पल राजस्थान की इस विशेष सीरीज न्यूज़फुल में आपका स्वागत है। न्यूज़फुल एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम काम की खबरें दिखाते हैं। तो आज हम इसी श्रृंखला में बात करने वाले हैं इनकम टैक्स पर। इनकम टैक्स हमेशा एक ऐसा विषय रहा है कि जिसमें हर साल बात होती है। जब भी बजट आता है तो हर साल बात यही होती है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ। तो आज हम टैक्स के बारे में, खासकर इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे और इस बातचीत के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हितेश भारती गोस्वामी, जो प्रोफेशनली सीए हैं। स्वागत है आपका हितेश जी। नमस्कार सर, हमारा पहला क्वेश्चन ये है जी कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है और पब्लिक कैसे इसको घर बैठे समझ सकती है। देखिए, जहाँ तक इनकम टैक्स कैलकुलेशन की जो बात है, टैक्स जो लगता है वो आपके इनकम पर लगता है। और इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करने से पहले अपने को ये समझना होगा कि हमारी किस इनकम को हम इनकम माने जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसा है कि आप अगर इनकम टैक्स कैलकुलेट स्वयं करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी आय की गणना करनी होगी, इनकम की कैलकुलेशन करनी होगी। इनकम की कैलकुलेशन के लिए आपको किन सोर्स से पैसा आ रहा है उसे आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसे अगर आप कोई सैलरीड एम्प्लॉई हैं, कहीं पर वेतन भोगी हैं, तो आपको अपनी वेतन का पूरा विवरण लेना होगा। इसके साथ ही अगर आपके कुछ एफडीआर्स हैं या कोई ब्याज से संबंधित इनकम आती है तो वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम होगी। अगर आप किसी व्यापार एवं पेशे में हैं तो व्यापार से होने वाली आय को व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार आपने अगर यदि कोई कैपिटल गेन से रिलेटेड अगर इनकम रिसीव की है इस वित्त वर्ष के दौरान, सबसे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आप जो इनकम कैलकुलेट करोगे वो किस पीरियड की करोगे। उस पीरियड को अपने यहाँ भारत में माना जाता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होने वाली समस्त आयों को जोड़ा जाए। ठीक है। और वो सोर्स हो सकते हैं, आपकी सैलरी का सोर्स हो सकता है, आपका व्यापार एवं पेशे से हो सकता है, आपके कैपिटल गेन से इनकम हो सकती है, आपके अदर सोर्सेज से हो सकती है। मतलब वे सारी इनकम जो आपकी सैलरी में आ गई, व्यापार एवं पेशे से आ गई और कैपिटल गेन से आ गई, इसके अलावा और अन्य किसी तरह की आय यदि है तो वे सभी अन्य स्रोत से मान ली जाएगी। इस प्रकार आप आपकी टोटल इनकम पर पहुँचेंगे। माना कि आपकी सैलरी से इनकम 5 लाख रुपए है, आपकी व्यापार एवं पेशे से अगर इनकम नहीं भी है और आपकी अदर सोर्सेज में ब्याज, एफडी या किसी और तरीके से कमीशन की इनकम यदि आती है तो उन सारी इनकम को जोड़कर अगर वो 7 लाख होती है तो आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए हो जाती है। इसी प्रकार हमारे हर बजट में स्लैब रेट्स बनाई गई हैं जिनके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो जो सामान्य पहले क्या होता था, पुरुष और महिला की टैक्स स्लैब रेट में कुछ अंतर रहता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पुरुष और महिला की जो टैक्स स्लैब इस्तेमाल की गई है उसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। सर, हमारा जो मुख्य सवाल है यह है कि अगर मान लो किसी पुरुष या महिला की आय, जैसे आपने बताया कि महिला और पुरुष की आय के लिए टैक्स अब समान हो गया है, अगर किसी पुरुष की आय 13 लाख रुपए है तो उसके लिए इनकम टैक्स कितना बनेगा। ठीक है। जैसे आपने पूछा कि अगर किसी महिला या पुरुष की आय 13 लाख रुपए हैं और वो 60 वर्ष से कम आयु के हैं, तो जैसे उनकी टोटल इनकम आपने कैलकुलेट कर ली सभी स्रोतों से, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, व्यापार एवं पेशा और अन्य स्रोत सबसे मिलाकर यदि उसकी टोटल इनकम 13 लाख रुपए हैं तो इसमें से सबसे पहले वेतन में से अभी एक प्रावधान है कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है फ्लैट, वो उस वेतन में से कम हो जाता है। और इसके अलावा उनके जो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे अपने बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, LIC हो गई, ATC के तहत जब जो भी स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके ऊपर कर राहत मिलती है, उन सबको घटाने के बाद माना कि उसमें, लेकिन ATC के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए। ठीक है। अब आप 13 लाख मान लिया जाए, वो आपकी टोटल इनकम आ जाती है। ग्रोस टोटल इनकम हुई 13 लाख और उसमें आपने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन यदि आप वेतन भोगी हैं तो वो आपने माइनस कर लिया। इसमें यदि आपने होम लोन ले रखा है, होम लोन के अंदर 24B धारा है जिसके अंतर्गत आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ब्याज की कटौती मिलती है। मैं ये मान लेता हूँ कि जो उदाहरण हम ले रहे हैं जिस व्यक्ति का, उसका होम लोन भी है और उसने 2 लाख रुपए तक का ब्याज भी पे किया है सर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नेशनलाइज बैंक को या प्राइवेट बैंक को भी
और उसमें से आप 2 लाख रुपए घटा दीजिए तो 13 माइनस 50 12.5, 12.5 माइनस 2 लाख रुपए, यानी कि 10.5 लाख रुपए आती है। अब आपने वे सभी स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं जो एटीसी के तहत प्रस्तावित है, और उन इन्वेस्टमेंट्स में आप 1.5 लाख रुपए माइनस कर लीजिए और 10.5 माइनस 1.5 बचे आपके 9 लाख रुपए। इसमें अभी एक और प्रावधान है कि आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, क्योंकि कोरोना के बाद में इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का काफ़ी प्रचलन है और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये एक आपके लिए एक अच्छी प्लानिंग है, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेहतर है होम लोन मेडिकल इंश्योरेंस। जैसे उसमें मैक्सिमम लिमिट है 30,000 रुपये जो आपको मिलती है, और यदि आपके डिपेंडेंट कोई सीनियर सिटीजन है तो उनका अलग से 50,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसे भी आपने 25,000 रुपये आपने माइनस कर दिए, माना कि मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 25-30,000 रुपये आपने माइनस कर दिए, वो उसका बेनिफिट मिल जाएगा 9 माइनस 30,000 आपको मिलेंगे 8,70,000 रुपये। अब आपकी ये आ गई टोटल इनकम जिसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना होता है। इसके अलावा भी कई और इन्वेस्टमेंट्स के ऐसे सेक्शंस हैं, जैसे टीजी आपने डोनेशन दिया है किसी भी स्पेसिफाइड ट्रस्ट को, या आपने जैसे अभी कोरोना महामारी में भी अगर आपने अपना योगदान दिया है तो उसका भी आपको टैक्स लाभ मिलता है। किसी भी जो एटीजी के तहत रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं उनको आपने दिया है तो उस ट्रस्ट के अनुसार आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो वो आपकी टोटल इनकम में से उतना और माइनस होता है। लेकिन उसमें कुछ प्रावधान हैं, तो उसके लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार से मिलें, क्योंकि उसमें हर ट्रस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितना आपको राहत मिलेगी। ठीक है, अब लौटते हैं पुनः उसी उदाहरण पर। जैसे 8,70,000 रुपये पर हम पहुंचे थे, तो अगर आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना है तो जैसे 0 से आप लिख लिया, ऐसा स्लैब बना लीजिए, 0 से 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 तक 5%। ठीक है, तो जैसे 2.5 लाख रुपए हो गए, 2.5 से 5 तक 2.5 लाख हो गए, 5% यानी कि 12,500 रुपये। जैसे 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% की जो रेट है, इसमें आपकी 870 माइनस 5 370, इसके ऊपर 20% हो गया आपका 74,000 रुपये। अब आपका टैक्स आया 12.5 प्लस 74, ये आपका हो गया 86,500 रुपये। इसके ऊपर अब सेस का भी प्रावधान है, सेकेंडरी हायर एजुकेशन से, सेकेंडरी हायर एजुकेशन से, जो जिसकी रेट है 4%। अब आपका जितना टैक्स बना है 86,500, इसके ऊपर आप 4% के हिसाब से टैक्स और जोड़ लीजिए, और ये जो टोटल टैक्स बनेगा यही आपका टैक्स पेएबल रहेगा। अब इसमें सरकार के द्वारा ये प्रावधान है कि आपका साल भर का जितना टैक्स होता है आप उसे 4 किश्तों में पे कर दीजिए, तो आप पर किसी तरह की ब्याज का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। जैसे इसमें मान लिया जाता है कि नॉर्मली 30, 60 एंड 90 जो अपने क्वार्टर होते हैं, मतलब आप 30 सितंबर तक 30% कर लीजिए, दिसंबर तक 60% कर लीजिए, और मार्च तक 90% कर लीजिए, और डिफरेंस जो बचता है ये सब आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे 10% जो बचा वो कर सकते हैं, तो इस पर आपका किसी तरह का ब्याज नहीं लगेगा। इस तरीके से आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर हम निवेश करते हैं तो उसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, उसमें हमको टैक्स का फायदा मिल जाता है। तो ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम निवेश करके टैक्स में फायदा ले सकते हैं? देखिए, जैसे सबसे पहले जो धारा 80C जो है, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए जो भी ऐसे स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स उसमें धारा के तहत निर्देशित हैं, जिनमें यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स का लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने जीवन बीमा किया, इसी तरह का आपने स्वयं के लिए यूलिप लिया, इसी तरह का टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड लिया है, आपने अपने अटल पेंशन योजना जो भी लागू हुई है, NPS जैसे नेशनल पेंशन स्कीम, इनमें अगर आपने किसी तरह का अंशदान किया है तो इसका लाभ आपको मिलेगा। आप सैलरीड हैं और आपने अपने PF संबंधित आपने PPF अकाउंट, जैसे आप मान लीजिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन का जो मूल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका आपको इसमें लाभ मिलेगा। आपके बच्चे विद्यालय जाते हैं और उनकी जो ट्यूशन फ़ीस जो आप पे करते हो, तो जो पर्टिकुलरली ट्यूशन फ़ीस नाम से जो आप अमाउंट पे करते हैं उसका आपको टैक्स लाभ मिलेगा। इसके अलावा धारा 80D है, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार और आपके डिपेंडेंट सीनियर पेरेंट्स यदि हैं तो उनका भी लाभ आपको मिलेगा। तो ये जितने इन्वेस्टमेंट आपने ये किए हैं ये आपकी टोटल इनकम में से माइनस हो जाते हैं, तो एक तरह से इतने अमाउंट पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। धारा 80C के तहत जो स्पेसिफाइड लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए। 80D यानी मेडिकल इंश्योरेंस जो इसके अतिरिक्त है,
इसके अलावा यदि आपने किसी तरह का डोनेशन दिया है, उसमें धारा 80G के तहत आपको छूट अलग से मिलती है। 80GGC जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरह का डोनेशन किया है तो उसकी भी फ्लैट आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे होम लोन के लिए अभी सरकार ने एक अलग से 50,000 रुपये का एडिशनल बेनिफिट 80E के तहत दिया है। जैसे वे सभी मकान जिनकी कीमत 50 लाख तक हैं और उस पर उन्होंने 35 लाख तक का होम लोन लिया हुआ है, तो उस पर 50,000 का अतिरिक्त बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के तहत आपको 2 लाख रुपए का अलग से ब्याज कई छूट ऑलरेडी मिल चुकी है, तो इसके अलावा आपको इस सेक्शन के तहत आपको 50,000 का अतिरिक्त लाभ और मिलेगा। हितेश जी, अपनी इस बातचीत के दौरान अधिकतर एक फोकस ये जा रहा है कि सैलरीड पर्सन। मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जो एक नॉर्मल दुकानदार है वो अपना इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकता है कि उसने कितनी इनकम करी है, क्योंकि वो अगर सामान ला रहा है तो उसके वो भी खर्चे हैं, फिर उसका मुनाफा कैसे है। तो आप एक बार इस पर एक छोटा सा ब्रीफ में आप बताइए, दुकानदार को कैसे इनकम कैलकुलेट करनी चाहिए। जैसे वे सभी नागरिक जो व्यापार एवं पेशे में हैं, चाहे वो दुकानदार हो, किसी तरीके के प्रोफेशन में हो, चाहे किसी तरह का वो कारखाना चलाते हैं या किसी भी तरह की जो व्यापारिक गतिविधियां करते हैं, तो उनके लिए ये है कि एक अभी स्कीम है, प्रिजम्पटिव स्कीम है। यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक है तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर सकते हो और आप एक फिक्स अपना प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर करते हैं जो कि मिनिमम 8% है। यदि आपकी जितनी भी रिसीट्स हैं वो बैंक और कैश में भी आती है तो आप मिनिमम 8% है और मैक्सिमम जितना आपका मार्जिन है आप उतना सीधा डिक्लेयर करके बिना बुक्स मेंटेन किए हुए से मेरा तात्पर्य है, जैसे आपने प्रॉपर अकाउंटेंट रखा हुआ है, हर बिल की एंट्री करना, बुक्स कैश बुक लिखना, आपकी सारे बैंक मिलान करना, मतलब जो अपनी अकाउंटिंग रिलेटेड जो आपको प्रोसेस मेंटेन करना होता है। लेकिन कई बार होता है कि कई ऐसे छोटे व्यापारी होते हैं जो ये सब नहीं करते हैं, जिनका टर्नओवर काफ़ी कम होता है, 12-15 लाख रुपए होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपना आयकर विवरण फाइल करना होता है। इसके लिए वे इस स्कीम को प्रिजम्पटिव स्कीम्स 44 ADA ये आप ऑप्ट कर सकते हैं और इसके अंदर मिनिमम 8% यदि आपकी टोटल रिसीट्स में कुछ हिस्सा अगर कैश का भी है और कुछ बैंक में भी आता है तो आप मिनिमम 8% और मैक्सिमम जितना आपका मार्जिन है उतना सीधा डिक्लेयर करके ITR 4 के तहत उस अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जैसे कोई व्यापारी है जिसका साल की रिसीट्स हैं 30 लाख रुपए और चूँकि वो अपना अलग से अपनी अकाउंटिंग नहीं करवा पा रहा है, तो ये जो प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करता है तो 30 लाख का सपोज वो 15% मार्जिन अपना डिक्लेयर कर दे तो 30 लाख का 15% होता है 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए वो अपनी टोटल इनकम डिक्लेयर करके उसमें से उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो लेके ITR फाइल कर सकता है, उस पर जितना भी एप्लीकेबल टैक्स बनता है उतना भरे और इससे वो फ्री हो जाए। तो इस तरीके से एक राहत है कि आप बिना बुक्स मेंटेन किए अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन नियम ये है कि आपको मिनिमम 8% तो डिक्लेयर करना ही है। यदि कुछ ऐसे व्यापारी है जिनकी सारी ही रिसीट्स बैंक में ही आती है तो उनके लिए यहाँ पर 6% का प्रावधान है कि वो 6% तक अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसके साथ इसी कड़ी में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि अभी जो पिछले इस वित्त वर्ष की बात करें अपन 22-23 में जिस व्यक्ति की इनकम, जैसे हमने बात करी कि 0 से 2.5 लाख तक नील टैक्स है और 2.5 से 5 तक 5% है। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की 4,90,000 रुपये इनकम होती है, टोटल इनकम जिसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो 490 पर जैसे हम 2.5 लाख से 490 पे हो गए 2,40,000, इसका 5% होता है आपका सपोज 12,000 रुपये। 12,000 तो इसमें भारत सरकार ने क्या किया है कि आयकर अधिनियम में परिवर्तन करके 87 एक सेक्शन है जिसके तहत 12,500 तक के टैक्स की छूट दी है। यानी कि इसका निष्कर्ष हम निकालें तो 5 लाख रुपए तक जिसकी आय है उससे एक भी रुपए का टैक्स पे नहीं करना है। जैसे 12,500 अगर टैक्स हो जाता है तो वो 87A के तहत उसको राहत मिल जाएगी, 12,500 रुपये पूरे माइनस हो जाएंगे, उसका नेट टैक्स पेबल 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं पर 5,10,000 हो गए तो उसे इस सेक्शन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो हितेश जी
हमारा जो अगला सवाल है सीनियर सिटीजन के लिए है। हम ये जानना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स क्या क्या हैं। देखिए, सीनियर सिटीज़न के लिए जो स्लैब रेट है वो जहां हम 60 वर्ष से नीचे के लिए जब स्लैब रेट टैक्स स्लैब रेट देख रहे थे वो थी 0 से 2.5, तो वहीं पर सीनियर सिटीजन के लिए है 0 से 3 लाख रुपए है, और 3 से 5% जो स्लैब रेट चली आ रही है ये रहेगा। और प्लस सीनियर सिटीजन को एक अतिरिक्त लाभ ये है कि कई बार होता है सीनियर सिटीजन के पास पैसा इकट्ठा होता है और वो अपने बचत के लिए एक एफडी के रूप में रखते हैं, तो उससे जो ब्याज मिलता है उस पर उनको अतिरिक्त 50,000 रुपये तक का और डिडक्शन मिलता है। हाँ, इसी कड़ी में ये है कि जो वो नागरिक जो 60 से नीचे हैं लेकिन उनके बचत खाते में भी ब्याज आता है, तो उस बचत खाते में जो ब्याज की छूट मिलती है वो 10,000 रुपये तक उनको मिलती है धारा 80TTA के तहत, और सीनियर सिटीजन को 80TTB के तहत 50,000 रुपये की फ्लैट डिडक्शन मिलता है। उनका जितना भी ब्याज है उसमें से 50,000 माइनस हो जाता है, बाकी सारी गणनाएं सेम हैं। अब एक बात और आती है, जो सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता। 5 के ऊपर जो स्लैब रेट है 5 से 10 तक 20 और अदन 30 वो रहेगी। तो हितेश जी, बातचीत के बीच में मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कहा था कि सुपर सीनियर सिटीजन क्या है, और ये जो न्यू टैक्स रिजीम है इस पर भी आप बताइए। देखिए, सबसे पहले सीनियर सिटीजन वे जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। सुपर सीनियर सिटीजन वे जिन्होंने 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, 80 वर्ष से ऊपर जो भी हैं वे सभी सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। उनको इनकम टैक्स स्लैब रेट में 5 लाख रुपए फ्लैट तक कोई टैक्स नहीं होता है। 5 के ऊपर जो अपनी टैक्स स्लैब रेट चले 5 से 10 तक 20 और 10 से ऊपर 30%। ये ओल्ड टैक्स रेजिम है और इसके तहत उनको लाभ मिलता है। अब मैं आता हूँ जो न्यू टैक्स रेजिम है। न्यू टैक्स रेजिम में ये है कि आपको अपने ATC के तहत जितने लाभ मिलते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट का अपन टैक्स बेनिफिट लेते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, और आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो लोअर टैक्स रेट का मिलेगा। जैसे ओल्ड टैक्स रेट में 5, 20 एंड 30 थी, उसी तरह इसमें रहेगा 5, 10, 15, 20, 25 देन 30। तो ये जो लोअर रेट डिफरेंस है यही एक बेनिफिट है, और इस स्कीम को ऑप्ट करने से आपको लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा। बस इसमें शर्त यह है कि आप किसी अन्य तरह के इन्वेस्टमेंट्स का लाभ नहीं ले। हितेश जी, हमारा अगला जो सवाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने भी काफ़ी जगह देखा होगा कि लोग इनकम टैक्स देने से ITR फाइल करने से बचते हैं। उनमें एक भय सा होता है कि नहीं, हम इनकम नहीं बताना चाहते हैं, हम नहीं देते हैं, पर फ्यूचर में कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, हमें ITR फाइल कर देना चाहिए था। तो ITR फाइल नहीं करने के क्या क्या नुकसान है, नुकसान क्या है, या फिर जो लाभ हमको मिलने चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, ITR यानी आयकर रिटर्न का विवरण आपको हर वर्ष देना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सबसे पहले अपने देश के नियमों का पालन करें। सबसे पहली बात तो यह है, और जिसमें ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति की आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है उनको अपना आयकर विवरण फाइल करना है। कई लोगों की एक मान्यता ये रहती है कि हमारा तो टैक्स नहीं लगता है, हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। लेकिन आपका टैक्स नहीं लगता है, चाहे आप किसी तरह की सेविंग्स की वजह से आपके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन में टैक्स नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपना ITR फाइल करना चाहिए। अब ITR फाइल करने के कई फ़ायदे हैं। एक तो सबसे पहले आपकी अपनी इनकम जो है वो ITR फाइल करने के बाद आपके पास एक वैध प्रमाण हो गया है कि हाँ, ये मेरी इनकम है, और भारत सरकार द्वारा उससे प्रोसेस भी किया जा चुका है। इसी तरह जैसे आपने 5 वर्षों तक लगातार या 3 वर्षों तक लगातार अपना आयकर रिटर्न भरा है, तो कई बार होता है कि हर व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं लोन की आवश्यकता होती है, जो चाहे वो अपनी व्यापार वृद्धि के लिए ले, या फिर अपने मकान बनाने के लिए ले, चाहे अपने किसी भी 2 व्हीलर या किसी भी आवश्यकता के लिए अगर वो बैंक के पास जाता है कि हाँ मुझे लोन चाहिए, तो उसके लिए अपने आयकर का प्रूफ क्या है उसके पास, तो उसके लिए उसका ITR है जिसे वो वहाँ प्रस्तुत कर लोन ले सकता है। तो ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। फिर दूसरी बात यह है कि आप किसी भी तरह की पेनल्टी ब्याज से बच सकते हैं। जो प्रावधान है कि यदि आपकी इनकम इतनी है तो आपको इतना टैक्स बनता था, और आपने अगर वो ITR फाइल नहीं किया और आने वाले वर्षों में यदि आपकी वह इनकम
विभाग की तरफ से किसी तरह की प्रक्रिया होती है तो उसमें आपके ऊपर ब्याज और पेनल्टी लगाई जा सकती है कि क्यों नहीं आपने ये रिटर्न फाइल किया। तो ये आपकी एक जिम्मेदारी है, इसमें आपका व्यक्तिगत हित भी है कि आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो आपके सारे आपके जो भी किसी भी तरह की ब्याज पेनल्टी से आप मुक्त हो सकते हैं समय पर फाइल करने से। और आपके व्यक्तिगत लाभ भी हैं, जैसे आपने लोन लिया है तो उसके लिए आपके एक इनकम प्रमाण के लिए आपके पास आपका ITR मौजूद है। और इस तरीके से यदि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जैसे EWS स्कीम चलती है जिसमें आप लगाते हैं मकान के लिए लॉटरी सिस्टम जो होता है, जो गरीब वर्ग होते हैं तो उनके लिए भी 2.5 लाख तक है, तो वो एक प्रूफ की तरह काम करता है। तो इस तरीके से आप अपने ITR फाइल करके सबसे पहले आप किसी भी तरह की ब्याज पेनल्टी शास्ति से बच सकते हैं। बातचीत के आखिरी दौर में हम पहुंच चुके हैं। हमने जाना कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, और भी आपने काफ़ी जानकारी दी। अब एक मुख्य सवाल ये है कि इनकम टैक्स फाइल कोई पर्सनल व्यक्तिगत भी भर सकता है या उसे कब प्रोफेशनल की राय लेना शुरू कर देना चाहिए, तो इस पर आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि व्यक्तिगत रूप से भी आप फाइल कर सकते हैं आयकर के पोर्टल पर, परंतु उसमें यह है कि कई बार होता है कि पूर्ण जानकारी नहीं होती है आम नागरिक को भी कि कहाँ क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। कई बार यही रहता है कि जो उनका मुख्य स्रोत है आय का वही उसमें डिक्लेयर किया जाता है, वो अपनी पासबुक में नहीं देखते हैं कि कौन सी एंट्री कहाँ से आ रही है। तो इसके लिए मेरा यही सुझाव है कि हर व्यक्ति को अपना आयकर भरने से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अपने किसी न किसी सलाहकार की आवश्यकता होती है, उनसे परामर्श अवश्य करना चाहिए। कि कई ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं दिन ब दिन, हर वर्ष बजट में नए रूल्स आते रहते हैं, तो हो सकता है वो किसी प्रावधान का लाभ लेने से वंचित रह जाएं। तो इसके लिए उनको अपने कर सलाहकार से अवश्य मिलना चाहिए और अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उनके साथ बताकर अपना आयकर दाखिल करवाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज आयकर संबंधी काफ़ी जानकारी मिली है। न्यूज़फुल में हम आगे इसी तरह के और प्रोग्राम करते रहेंगे। इस सीरीज में आपको अलग अलग विषयों पर और भी जानकारी मिलती रहेगी। आज समय देने के लिए मैं आज हितेश भारती गोस्वामी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, और हमारे दर्शकों के लिए कोई विशेष संदेश हो तो भी आप कह सकते हैं। देखिए, अपने देश के जो नियम हैं उनका पालन करिए, चाहे वो वित्त से संबंधित हो, चाहे आम जीवन में जैसे भी कोरोना गया, मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखें, इस तरह के जो भी सरकार द्वारा नियम जारी किए जाते हैं उनका पालन कीजिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।